क्षमा वृक्ष क्षणेषु क्षोच्छ। क्लियर हो रहा है? क्षमा शब्द, वृक्ष शब्द और क्षण शब्द, इन शब्दों में जो कक्षा वाला क्ष है ये संयुक्त व्यंजन है, कल बताया भी था आपको। इसको छा, छतरी वाला छा आदेश होता है लेकिन विकल्प से। ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्षमा को क्षमा भी बनेगा, क्षमा भी और खमा भी। वृक्ष को वृक्ष भी और रुक्ष भी। क्षण को क्षण भी और क्षण भी। शब्द शास्त्र इतना ही जानता है, लेकिन असल में इनके अर्थों में अंतर आ जाता है। ये आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली इनके अर्थों में थोड़ा अंतर आ जाता है। कैसे? जैसे क्षमा ये सक्षम के अर्थ में होता है और ये क्षमा क्षमा करने के अर्थ में होता है। जो लोग क्षम हैं, सक्षम हैं, तो जे सक्षमा संति, क्षमा संति, उसका मतलब कैपेबल है। लेकिन क्षमा कुव्वंती, वो क्षमा करती, खमम कुव्वंती, क्षमा करती। ऐसे ही वृक्ष और रुक्ष, वृक्ष नॉर्मल कहते हैं जिनके आश्रय से लोगों का जीवन यापन होता है, चाहे फल से, फूल से, छाया से, हवा से। ठीक है ना? वो सब वृक्ष है। ठीक है, आच्छादित करके छाके रहते। लेकिन जो कोई भी वनस्पति, पेड़ हो, रूखा हो, सूखा हो, वो सब भी रुक्ष या रूख कहलाएंगे। इसी प्रकार क्षण और क्षण, इन दोनों में भी बड़ा अंतर है। ये बुक नहीं बताएगी आपको जो चीज मैं बता रहा हूं। वो अंतर क्या है? वो अंतर ये है कि क्षण जो है ये उत्सव के क्षणवाची है। हमारे यहां मौका आया है, जेब कतरों का भी मौका होता है, और लोगों के यहाँ घर में कोई आयोजन हो तो वो भी मौका है। भाई साहब हमारे यहाँ मौका पड़ेगा तो हम भी आपको बुलाएंगे, कहते ना, हमारे यहाँ मौका पड़ेगा तो हम भी ऐसा करेंगे। तो वो उत्साहवाची है, समझे? लेकिन जो क्षण है वो खाली एक क्षण में ऐसा हो गया, क्षण भंगुरता के अर्थ में है। ठीक है ना? जीवनम क्षण भंगुरो होई, लेकिन जीवनम क्षण भंगुरो होई नहीं होगा। जीवने क्षणे आयंती, जीवन में क्षण, क्षणा, क्षणे, वो भी बहुवचन में भी क्षणे भी मिलता है। आयंती, अभी वो रूप आएंगे ना तब पता चलेगा। ठीक है ना? जीवन में उत्सव के प्रसंग भी आते हैं। तो शब्द तो शब्द है, तो दो क्यों बनाए? ये प्रश्न होना चाहिए ना आपको कि जबरदस्ती दो क्यों बनाए, विकल्प क्यों किए? वो विकल्प निरर्थक नहीं है, जबरदस्ती के नहीं है, रटाने के लिए नहीं है, अर्थ की दृष्टि से उनमें भेद है। ठीक है, क्लियर? जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं ये परीक्षा में नहीं आएंगी, समझ गए? नहीं तो आप टेंशन करें, क्या क्या याद करें, क्या क्या आपने तो ये भी बता दिया, आपने तो वो भी बता दिया, तो वो सब नहीं होगा। ठीक है, जो ग्रंथ में है वो चीजें आएंगी, जो आपने पढ़ी है सूत्रों में जो आ रही हैं वो चीजें आएंगी। ठीक है, इसलिए आप अनावश्यक चिंता नहीं करिए। आपका पेपर जो होगा, परीक्षा जो होगी, वो बड़ी टू द पॉइंट होगी। ठीक है,
ये प्रश्न जरूर किया करो कि षष्ठी तो है ही नहीं, किसके लिए? तो आपको आखिर उसकी पूर्ति तो करना पड़ेगी ना। तो ये व्याकरण की दृष्टि से, क्यों इसमें है, इसमें क्षम है, इसमें अलग, तीनों अलग अलग तरह के, तो किसको? अब तीनों को कवर करने का एक ही तरीका है कि हम लिखते हैं युक्तस्य। ठीक है, क्लियर हो गया? जो अधिकार सूत्र वो उसकी भी आवृत्ति कह सकते हैं, जो भी है उसी रूप में। देखिए मैंने कुछ लिखा है, दिख रहा है? ऊष्म, ऊष्मा जो होता है उसको उमस हो जाती है ना, इसी से बना है। हम ह्यूमिडिटी को उमस कहते हैं, एक्चुअली तेज गर्मी, तेज ताप होने को उमस कहते हैं। ठीक है ना? ग्रीष्म गिम्ह, गिम्हावतंस तत्तस्य, ये वो है। एक आता है कवि जयवल्लभ सूरी, एक बहुत बढ़िया कवि है, उनका वज्जालगम नाम का एक काव्य है। कभी मौका लगे तो ले लीजिए, पढ़िए, उसमें बड़ा धीरे धीरे आपको मजा आना शुरू होगा। उसमें कहते हैं कि जैसे दुष्ट जनों की संगति, वो बड़े भी हो जाए आपके किसी काम की नहीं। कैसे नहीं है? कि गिम्हाव अंश तत्तस्य, ग्रीष्म ऋतु में तेज सूर्य तप रहा हो तो आदमी को क्या चाहिए? छाया चाहिए। उसकी परछाई तो पड़ती है, लेकिन अपनी परछाई में बैठ सकता है नहीं है? छाया जैसे अपनी छाया व्यर्थ है। इसी प्रकार जो दुष्टजनों की संगति, उनका बड़प्पन, वह भले लोगों के किसी काम का नहीं, उनसे आशाएं नहीं लगाना चाहिए। पक्ष्म, पक्ष्म माने क्या होता है? ब्लिंकिंग जो करते हैं ना, जानते हो? पलकें ब्लिंक करते हैं ना, वो पलक, इसको क्या कहेंगे? पम्ह। ठीक है। तीसरा है विस्मय, विम्ह, विम्हो। ठीक है। एक सम्यक दर्शन का अंग है जिसमें कहा जाता है विम्होण कादव्वो, विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में जो कुछ है सब नियत है। आप आश्चर्यचकित नहीं होइए, कुछ भी हो गया वो अपने क्रमबद्ध में ही हो रहा है। विम्होण कादव्वो, ये समझे? इसमें युक्तस्य का अध्याय क्यों नहीं करना पड़ेगा? सभी
सभी युक्तस्य है। अरे षष्ठी जब विद्यमान है तो फिर दूसरी षष्ठी का अध्याय क्यों करेंगे? समझ गए ना? और ये अपने आप में उतने युक्त व्यंजन ही है और कुछ इसमें दिया ही नहीं गया। भाई कोई शब्द दिया होता जिसमें दिए होते तब तो हमें पहचान करना पड़ती। जब उसमें दिया ही उतना है तो पहचान करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? ठीक है। वहनी क्या होगा? वर्णी। स्नान, निहार, उष्ण, उण्ण, उण्णो तेजो, उण्णो जलो, समझ गया ना? ये सब। विष्णु, विष्णु, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, समझ में आ रहा? तिख भी होता है, वो अलग है, ये तीर्ण भी होता है। ऐसे ही प्रश्न, पर्ण, संयुक्त ना लगभग सारे आ गए। क्लियर हो गया? कैसे हो रहा है? इन वर्णों को संयुक्त व्यंजन की अवस्था में क्या हो रहा है? ये आदि, मध्य और अंत के भेद से रहित है। स्नान में आदि है, समझिए ना? वर्णी में मध्य है, उष्ण में मध्य है, विष्णु में मध्य है, तीक्ष्ण में मध्य है और प्रश्न में मध्य है। अब आप कह सकते हैं मध्य क्यों कह रहे? मध्यति किम, बीच में कहा है तो अंत में है। पूछना चाहिए, घबराइए नहीं। वो अंत में तो स्वर माना जाएगा, संयुक्त व्यंजन जो है वो बीच में ही माने जाएगी। अंत में हलंत हो तो संयुक्त व्यंजन अंत में माना जाएगा। ठीक है ना? ये चिह्ने इंधा, बताइए कौन बताएगा? कीर्ति बता बेटा। सब लिख दिया मैंने, अब बताना कठिन नहीं है। जो है वो नद हो जाता है। अंध का जो हा और ना है ना, उसका ना और धा हो जाता है। यही कहा ना बेटा? ठीक। ये बच्ची पहले शुरू में प्राकृत में बहुत डरती थी। एक पेपर पास करने आई थी काम चलाओ। आज मुझे खुशी है कि ये ना केवल पढ़ रही है बल्कि ये पहचान रही है। इसे ग्रामर नहीं आती थी बिल्कुल। अब यहीं आके इस क्लास में आज तीसरा ही दिन है और ये बोलने की इसमें हिम्मत आ गई। मैं उसको जान जान के बीच में टटोलता हूं। चिन्ह शब्द में चिन्ह, चिन्ह, ये संस्कृत इसलिए ना और धा लिखा। प्राकृत जब होगी तो ना को क्या होगा? अनुस्वार। अब जो लोग आज भी चिन्ह करके आधा ना करके लिखते हैं उन्हें प्राकृत नहीं आती है, मैं क्लियर कहता हूं। समझ रही हो श्रेया क्या कह रहा हूं मैं? उन्हें प्राकृत नहीं आती, वो जानते नहीं प्राकृत क्या है। अनुस्वार लिखा जाए।
कभी ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता आधे ना वाला कि आपका सूत्र में लिखा है। सूत्र में संस्कृत लिखी है। अच्छा एक बात बताओ, आपको ची अलग छोड़ दो, अब अकेला ये कैसे लिखोगे? प्रॉब्लम समझ में आ रही भाई? अनुस्वार अकेला कैसे लिखोगे? जब ना ये जो है, इस ना को अनुस्वार होता है। यदि सूत्र में उन्हें लिखना हो तो लिखें कैसे? प्रॉब्लम समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए सूत्र में यही लिखा जाएगा, लेकिन ज्यों ही आप शब्द के साथ प्रयोग करोगे वो अनुस्वार बन के ही प्रयोग होगा। क्योंकि आपको बताया था ये अनुस्वार विसर्ग ये सब क्या है? अयोगवाह। अयोगवाह माने योगम विना ना वहंती। जब तक किसी से जोड़ोगे नहीं तब तक इनका प्रयोग नहीं कर सकते। जोड़ोगे तो ही प्रयोग कर पाओ, अलग अलग प्रयोग नहीं। ठीक है, ये अंतर है इसका। इस पद से फा कुछ पूछने नहीं आना, सब कुछ इस सूत्र में है। वाष्प वाफ। अब आजकल जो भाप चलता है ना, ये तो आपने बिगाड़ दिया। मूल में क्या था? बाफ, बफाना। आपकी क्रिया चलती थी ना कि जरा इसको चावल को बफा लो, फला चीज को बफा लो। वो क्या था? वाष्पित करना। जिसे आजकल ना तो उबाला ना आग पे सेका, तो आपके जो आजकल चलते हैं ना, क्या बीमारी चलती है वो? नहीं स्टीम्ड तो अरे हिंदी में भी तो कुछ बोलोगे, भले आदमी सारे अंग्रेज पैदा हो गए। जो आपके चलते हैं ना आजकल, वो क्या बोलते हैं? ये बच्ची बताएगी जल्दी चलती। मोमोज। ये बीमारी जिनको लगी होगी वो बोल पाएंगे, जिनको लगी ही नहीं वो क्या बताएंगे? समझ गए ना? ये भाप से पकाना। आपके यहाँ इडली भी तो बनती है कि नहीं बनती? वो भी तो भाप से ही बनती है। असल में बाफले प्योर चीज नहीं है। उनको आप बाफले बोलते तो हो, फिर उनको तलते क्यों हो? जो प्योर भाप से बने वो है भाप से बनी हुई चीज। समझे ना? जिसके बाद में तलोगे तो काहे के भाप की बनी हुई चीज? धोखे में मत रहना। पक्का पाक शास्त्री भी हूँ, दर्शन शास्त्री, पाक शास्त्री, न्याय शास्त्री, सब चीजें किए हुए, भाषा शास्त्री, सब जानता हूँ अच्छे से अच्छे। जिसमें 30 मार्क है, जिसमें हो दम, आ जाओ मेरे साथ खाना बना के देख लो, पता चल जाएगा। कोई बताएगा कि सूत्र में कहना क्या चाहते हैं आचार्य? अरे भले आदमी ये खोल खाल के दिया करे यार, सारी मेरे ऊपर कर देता है सारा परिश्रम। चलो बात समझ में आई? इसका फा जब बताई दिया था और इसमें भी वही बात कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? उसमें था इस और यहां क्या है? इस यही तो आपको और क्यों पूछ रहा था? उसमें मूर्धन्य सकार और पा था, इसमें दंत सकार और पा है, इसलिए सूत्र अलग बना पड़ा। और सर्वत्र हर जगह होगा, आदि में हो, मध्य में हो, अंत में हो, सब जगह यही होगा। और होगा क्या? फा। ये आदेश है, ये इसमें दिया नहीं गया था।
षष्ठी तो 2 थी, लेकिन प्रथमा नहीं थी। तो आप लोग बोलते क्यों नहीं हो सर इसमें प्रथमा तो आई नहीं, सब देखते बैठते हो। सर ये स्थितस्य देने का कारण बता रहा हूं, अच्छा है प्रश्न पूछा आपने, बता रहा हूं। स्थितस्य माने जब ये टिकाऊ है, फिक्स है, ये अपनी जगह नहीं बदल रहा, परिवर्तनशील न हो। जो शब्द रूप या क्रिया रूप बनते हैं उनमें जो एक प्रत्यय होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। ये प्रत्ययों में नहीं, शब्द जो होते हैं वो स्थित होते हैं। अब आगे समझ, ये है अंतर। कोई भी शब्द में, कोई भी क्रिया में मूल रूप जो है जिसमें बदलाव नहीं होना है, उसमें इस्म का फा ही होगा। ठीक है भैया। सी च स्पस्य, इस्म का सी भी होता है। कैसे? दृष्टांत देखो उसमें, पाड़ी सिद्धि प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धी ये शब्द है। प्रतिस्पर्धा तो जानते हो, ठीक है ना? तो प्रतिस्पर्धी का होगा पाड़ी सिद्धि। तो इसमें इस्प का सी हो गया, प्रति का पाड़ी, धी का धी और इस्प का सी। ये इसकी जगह ये भी हो सकता है, आपको अटपटा लग रहा हो तो पाड़ी सिद्धि, दोनों सही है क्योंकि इसमें रा भी है, रा को दा हो जाएगा। बैरवा जी समझे? जो पार्टी सिद्धि में दा और धा था, पहले लिखा था मैंने कहा वो भी सही है और ये भी सही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेफ है ना, उस रेफ को दा हो जाएगा, इसलिए सिद्धि दा धा भी सही है और अकेले ही धा भी सही है। छोड़ दो। समझ में आ गई बात? क्लियर हो रही? वाष्पे अश्रुणी हा, कुछ भी रख लो षष्ठी में, युक्त से कह लो चाहे स्पष्ट से कह लो, ठीक है। वाष्प शब्द में इस्प को हा होता है, लेकिन कब अश्रुवाची हो, आंसुवाची हो, वो वाष्प प्रवाह कर रहा था, ये अर्थ होगा जब, तो क्या होगा? फा हो जाएगा। हाँ सॉरी, बाह, बाह पहावो, अश्रु प्रवाह को क्या कहेंगे? बाह पवाहो, वाष्प का प्रवाह, ठीक है। रोना, लगातार रोना, आंसू बहाना, ठीक है। तो वहां पर बाह होगा उसका, ठीक है। और बाफ होगा तो वो आंसू बाची नहीं होगा, वो पानी उबलने से जो भाप निकलती है वो होगा। तो भैया ये चालू करो।
बताइए। हाँ मैडम आप बोलिए, अब तो पढ़ाती है ना, बोलिए। कार्षपण शब्द में जो रेफ सहित स है उसको ह आदेश तो क्या बनेगा? काहावण। ठीक है, क्लियर? कार्षापण का मतलब क्या? नगद नारायण सिक्के, सिक्के बट इन करेंसी, वो मतलब जो चलते हैं व्यापार में वो सिक्के। ध्यान रखना, पहले कहते थे श्रम से जो कृषि का आपण, कृषि से बना कार्स, और वो जब आपण बना उसका व्यापार करने बाजार में जाते थे, सब्जी बेच रहा, गेहूं बेच रहा, तो उसे बदले में पैसा चाहिए, नोट नहीं लेता था। क्यों? क्योंकि मेहनती किसान है, पसीना बहाएगा चलने में भी और खेत में भी, तो पसीने से नोट तो गल जाएंगे, सिक्के गलते नहीं। इसलिए सिक्कों को कहते कारसापण, कहावण। कभी मौका लगे ना तो एक काम करना, सडनली एक शब्द देना, लेकिन 4 घंटे सुनने की हिम्मत रखना, बिना कुछ संदर्भ लिए आप बोलना और 4 घंटे लगातार बताऊंगा उसको। यही है ना। सूत्र पूरा है क्या अधूरा? कोई अध्याय करना? नहीं। क्यों नहीं करना? षष्ठी और प्रथमा दोनों हो तो फिर अध्याय करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? दरअसल पवन जी ये व्याकरण पढ़ने की सबसे सरलतम पद्धति, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति। लोग दुनिया भर के परिश्रम करते रहते हैं, इसमें आप लोग तीसरे दिन छोटे छोटे जो नए बच्चे हैं जिन्होंने, वो भी धड़ाधड़ बोल रहे हैं। ये है तरीका। इश्च, इत्स, इप्स, ये 3 जो संयुक्त व्यंजन की स्थितियां हैं, इनको छा होता है। पश्चात, पच्छा, वत्स, वच्छ, वच्छा। गाय का ही बच्चा नहीं होता है, इंसान का भी बच्चा ही होता है। आपने सोच लिया कि गाय का बच्चा होता है, समझ गए ना? वत्स के रूप में तो, मेल चाइल्ड के रूप में तो गाय का भी बच्चा है और इंसान का भी बच्चा ही है। समझे? आप लोगों ने रूढ़ कर दिया कि नहीं ये तो इसका है, वो उसका है। समझ गए? यहाँ सब एक ही। मैं ऐसे खड़े खड़े झुक के लिखता हूं तो राइटिंग बहुत खराब आ जाती है। आप लोग पहचान तो रहे ना? वीप्सा, विच्छा। मैं उसके दृष्टांत नहीं दे रहा हूं, मैं तो अपने दे रहा हूं। वीप्सा का विच्छा, लिप्सा का लिच्छा। वीप्सा मतलब रिपीटेशन, एक बात को 2 बार बोलना। जैसे कहते हैं वो बार बार कहा मैंने आपको, वो फिर आ जाता है मेरे यहां। तो जब किसी एक शब्द को 2 बार प्रयोग किया जाए तो उसे वीप्सा कहते हैं। वीप्सा माने विशेष ईप्सा, विशेष इच्छावाची है, शब्दार्थ तो वो है, लेकिन व्याकरण में वीप्सा का अर्थ रिपीटेशन होता है। समझ गए ना? लिप्सा, लिप्सा का क्या हुआ? इच्छा। लिच्छा,
लिच्छा से कोई तीर्थंकर का संबंध है? लिच्छवीगण तो लिच्छवी क्या लालची थे? नहीं, गण का नाम। एक बात बताओ, जिसके मन में कहीं ना कहीं अपने राज्य देश किसी का भी भाई निजी स्वार्थी नहीं थे, लेकिन उसका लालच नहीं हो, तो वो हर बार में तलवार निकाल के बात करेगा? नहीं। आपको एक रोचक प्रसंग बताता हूं, भाषा का, अच्छा लगेगा आपको जान के। मुझे महाराष्ट्र इतिहास परिषद ने अपने एक वार्षिक अधिवेशन में चीफ गेस्ट के रूप में बुला लिया। उसके जो पदाधिकारी और लोग थे वो लोग थे कि जिनकी बुक्स पढ़ के, ऐसे प्रोफेसर थे जिनकी बुक्स मैंने एमए में पढ़ी थी। तो मैं काफी यंगर हो गया और उनके लोग ही काफी सीनियर हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो सब गड़बड़ है। कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया, जो बाबूजी जैसी उम्र के थे, उन्होंने कहा इसको हम चीफ गेस्ट मानेंगे नहीं, घुसने नहीं देंगे सभा में। तो हमारे एक मित्र थे श्रेणी अन्नदा थे, उन्होंने हाथ पांव जोड़े, भाई साहब किसी को बुला लिया दिल्ली से तो कम से कम किसी तरह निभा लो। जैसे तैसे राजी हुए। मैं बोलने पहुंचा, मैंने उस समय उन्हें एक शब्द के बारे में बताया। वह अधिवेशन हो रहा था नासिक में। नासिक तो जानते हो, महाराष्ट्र। नासिक में अधिवेशन हो रहा था। मैंने उनको और सब बातें छोड़िए, मुद्दे की बात पे आए। मैंने कहा उनको, भाई साहब ये बताओ नासिक को नासिक क्यों कहते? उन्होंने कह दिया यहाँ वो शिव जी का वो यज्ञ भंग किया, सती के 100 कितने टुकड़े हुए, उनमें से उनकी नासिका यहाँ गिरी थी तो नासिक हो। हमने कहा भाई साहब ये पुराणों की कथा है, हमें सुना सुना के कब तक आप बहलाओगे? समझ गए ना? मंदिर तो आप किसी के भी बना सकते हो, कुछ असली चीज बताओ। कहते भाई साहब वो अब आप बता दो। प्राकृत का एक ग्रंथ है कवि कोहूहल का लीला वही कहा, उसमें आता है महाराष्ट्र प्रदेश के लिए असिक नगर, असिक देश। असिक माने 80 कर्म, आपके लिच्छवी पे बोल रहा हूं, 80 कर्म करने वालों का देश। बात बात में तलवार निकाल के बात करते थे, या लिच्छवी या मराठे, बिना तलवार के बात ही नहीं करते थे। बाद में सिख भी कृपाण बांध के सोने लगे। समझ गए ना? तो हमने कहा ये सारा 80 कर्म करने वालों का देश था, सब तलवार निकाल के बात करते, पढ़ने लिखने वाले कहां जाए? वो तो कलम के धनी, तलवार के धनी नहीं है। तो उन लोगों ने हल्ला किया, शोरगुल किया, धरना प्रदर्शन किया। ले दे के राजा ने एक जगह दे दी उन्हें कि यहां पर बैठ के तुम अपना पढ़ो लिखो, यहां तलवार की बात नहीं होगी। ना असिक ना सिख, ये लिखने पढ़ने वालों की जगह है, यहां तलवारबाजी की जगह नहीं। ना सिख के मराठे कभी लड़ने झगड़ने की बातें नहीं करते। बाद में राजनीति से कुछ भी हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मूल में जो संस्कारी लोग हैं वो पढ़ने की बात करते हैं। ना सिख ना सिख। पूरी सभा कम से कम 800 लोग थे, 5 मिनट तक खड़े होकर क्लैपिंग की। कहती आज पता चला, हमें तो पता ही नहीं था कि नासिक महाराष्ट्र में अकेली पढ़ने लिखने वालों का अड्डा है। तो शब्द शास्त्र बहुत कुछ बताता है। लिच्छवी वो लिप्सा वाले तो थे, लेकिन राष्ट्र के सम्मान की लिप्सा वाले थे, व्यक्तिगत धन की लिप्सा वाले नहीं थे। इसलिए महावीर लिच्छवी गणतंत्र में जन्मे थे। वो अपमानजनक नहीं था कि जो लिप्सा शब्द बना ना, इसका मैंने आपको संदर्भ बताया। बताइए क्या होगा?
कोई बताएगा? अभी मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूं कि जिसको आपने कल्पना भी नहीं की हो। इसी में बताऊंगा, कोई अलग से नहीं बताऊंगा। आधी आबादी सावधान हो जाए। भाई आबादी आबादी कहने में कोई एक नहीं आया, दोनों ही आते हैं। गिलास आधा भरा के आधा खाली, दोनों हो जाते हैं। चलिए बताइए क्या समझ में आया इस सूत्र में? बोल, एक दिन भी नहीं बोली, बोल। वृश्चिक शब्द में इष्ट की जगह न्यावच्छा हो जाएगा। न्या नहीं, या न्या नहीं बोलते, या इंच हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो वृश्चिक ये अपनी जगह है। अब इसको वृश्चिको कर दो, विंच ओ, सब बिल्कुल। ये ऊ भी कहीं कहीं लग जाता है और फिर इसको बिंचुओ, बिच्छू। बिच्छू तो सुना है ना, वो यहीं से आया है। इष्ट चा को जब तक छा नहीं करोगे तो बिच्छू कैसे बनाओगे? बताइए, आपकी लोक भाषा में तो बिच्छू ही चलता है। बात पूरी हो गई कि बाकी है? क्या बाकी है? क्या दो आबादी आबादी बाकी है। सुनो, बता रहा हूं, ये पैर में बिछुए पहने जाते थे पहले। उसकी आकृति आगे से बंद और पीछे से यूं मुड़ी हुई होती थी। डिजाइन वही बिच्छू की होती थी, इसलिए बिछुए कहलाते थे। आजकल तो अंगूठी जैसे जैसे चाहे रिंग जैसे कुछ भी चलने लगे। आइए डॉक्टर साहब, बताइए। भाभी कहाँ है? आइए भाभी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र भाभी। आपके बीच में डॉक्टर विजय कुमार जैन, मूलतः लखनऊ के, आजकल दिल्ली में बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी जो जीटी करनाल रोड पर उसके निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। और उनकी सहधर्मिणी डॉक्टर राका जैन, दोनों अच्छे विद्वान और विदुषी हैं। जोड़ी कमी मिलती है क्योंकि फिर खतरा हो जाता है ना, दोनों तेज हो जाए तो कैसे निभे। और इनकी बहुत अच्छी निभती है और बहुत अच्छा निभाते हैं। और जो इन्होंने 50 बुक्स लिखी, भाभी जी ने भी और इन्होंने भी, और साथ ही ये मूलतः पाली भाषा और बौद्ध साहित्य के विद्वान हैं। चूंकि पाली भाषा मूलतः कभी भाषा थी ही नहीं। बुद्ध ने भी लिखा, महात्मा बुद्ध ने, सा माग ही मूल भाषा। उनके उपदेशों की मूल भाषा मागधी थी। समझ रहे ना? तो उनके मागधी भाषा, उससे ही पाली का विकास हुआ। यद्यपि वो कोई आजकल की बात नहीं है, वो लगभग ईसा पूर्व या दूसरी तीसरी शताब्दी तक हो गया था, लेकिन वो लंका में जाके हुआ था। तो जो पाली के विद्वान होते हैं वो मागधी प्राकृत के निष्णात विद्वान होते ही हैं, ये तय। मैंने आदरणीय डॉक्टर साहब को इसलिए निमंत्रित किया कि आपके बीच में जो मागधी प्राकृत है उसके ऊपर आपका व्याख्यान होगा, और उसके साथ ही जो इसमें मागधी प्राकृत का चैप्टर है वो हम इसके कोरिलेट करेंगे ना। जब आपसे सुनेंगे उसके बाद ये पढ़ेंगे तो साथ के साथ समझ में आएगा। भले ही वो पीछे है पर हम उसको आगे ले लेंगे, बता देंगे कौन सा है। तो मैं सबसे पहले हमारे आत्मीय मित्र, बड़े भाई डॉक्टर विजय कुमार जैन जी का इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और संदेश वो सब ले आओ, किट वगैरह भी है।
मैं श्रोता के रूप में आया हूँ भाई। अरे आप जो भी कहें, कहने में कोई घाटा नहीं। मैं आपका माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करना चाहता हूँ। आपका इसके साथ ही आपको हम शॉल समर्पण करके भी सम्मान करते हैं इस कार्यशाला में आपका। ये हमारे कार्यशाला की जो किट है वह मैं आपको जो विशेष विद्वानों के लिए बनी वो समर्पित कर रहा हूं। और मैं रूपल जी से निवेदन करता हूं, कम से कम परिचित होंगे इस बहाने, आइए। और आप हमारे कार्यशाला में दुबई से पधारी हैं पढ़ने के लिए। आप भाभी जी का स्वागत करिए माल्यार्पण के द्वारा। आप ले लिए, घिस नहीं जाएंगी। सॉरी, इसको बंद कर दो, इसकी जरूरत अभी नहीं है। निवेदन करता हूं कि आप मागधी प्राकृत के बारे में लगभग आधा घंटे की परिसीमन में, क्योंकि अपना टी ब्रेक का कितना समय है अभी? अभी तो पूरा 3 बजे करेंगे, तो 20 मिनट से ज्यादा। हाँ ठीक है ना। अभी आप इत्मीनान से पानी दीजिए भैया। नमो पाई कब्बम च निम्मियम येन थोड़ा सा बढ़ाइए। ताहम च परमामो पठिम पूर्ण चेन भी जानती। जो पढ़ना भी जानते हैं और जान रहे हैं उनको भी नमस्कार। पाली काव्य को नमस्कार, पाली काव्यकारों को नमस्कार, सुदीप जी को भी नमस्कार। ये आप लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस तरह से जैसे संस्कृत पढ़ाई जाती है, आज प्राकृत पढ़ने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि शिक्षक भी तभी तैयार होते हैं जब छात्र उपलब्ध हो। हम लोग लगभग 30-35 साल पढ़ाए हैं, कभी 2 छात्र, कभी 5 छात्र, इस तरह के छात्र हुआ करते थे। तो ये जो रिदम होता है बड़ी कक्षाओं का, वो अवसर बहुत कम बन पाता है। लेकिन मुझे लगता है कि सुदीप जी बहुत सौभाग्यशाली है कि और आप लोग भी कि इस तरह का अवसर बना है। मैंने इसमें मागधी प्राकृत तो इन्होंने पाली का संबंध की बात की थी और पृष्ठभूमि उन्होंने बता ही दी है। तो मैंने 3-4 बिंदु आपके सामने रखे हैं कि इनके पर बात करूंगा। एक तो मागधी शब्द का प्रयोग। तो मागधी शब्द के प्रयोग की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि इन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है, वहाँ पर कहा गया है। उस समय एक प्रश्न उपस्थित किया गया था बुद्ध के समय कि आपके वचनों को कौन सी भाषा में संकलित करें। तो उस समय जो प्रचलित भाषा थी वो, जिसको आज हम लोग संस्कृत कहते हैं, छांदस नाम दिया गया है वहाँ पर कि छांदस में ग्रहण करें या किसी और भाषा में ग्रहण करें। इसका मतलब और भाषाएं जो भाषाएं थी उस समय, तो बुद्ध ने कहा कि माँ छंदम कारी, छंद में मत करिए, सकाय निरुक्तिया, अपनी अपनी भाषा में हमारे बुद्ध वचनों को ग्रहण करिए। तो मूल शब्द जो है वहाँ पर मिलता है सकाय निरुक्तिया, यानी अपनी अपनी भाषा में। सोकाय जो आपकी जो मूल भाषा है, तो एक शब्द बहुत प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद में इसी पाली भाषा को 2-3 मंगलाचरण हैं। जब भी जैसे उसका मंगलाचरण किया जाता है तो उसमें कच्चायन व्याकरण में यही है कि सिद्ध मिद्ध गुणम साधु नमस्त्वा तथागतम सद्धम्म संगम भाष्यम मागधम सद्ध लक्षणम। यानी मागधी के सद्ध लक्षण को हम कथन कर रहे हैं। मागधी प्राकृत का जो प्राकृत का जो व्याकरण है, उस समय जो प्रतिज्ञा की जा रही है, उस समय यही प्रतिज्ञा की जा रही है कि हम मागधी के व्याकरण को कह रहे हैं। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि एक तो आप लोग जान ही गए होंगे कि प्राकृत की 6 भाषा जो मुख्य है उसमें प्राकृत मागधी की गणना होती है। और पाली को, जिसे आज हम पाली कहते हैं,
लगभग 1000 साल तक उसको मागधी शब्द का ही प्रयोग किया जाता था। मागधी का अर्थ ही है मगध प्रांत की भाषा। अगर आप सामान्य अर्थ लीजिए तो उससे क्या अर्थ लिया जाएगा? मगध प्रांत की भाषा। अब प्रश्न उपस्थित होता है उस मागधी को पाली नाम क्यों दिया गया? तो बहुत पहले जब अट्ठ कथाएं लिखी गई लगभग 1000 साल बाद, उस समय 1000 साल के मध्य में भी पाली का प्रयोग बुद्ध वचन के रूप में होने लगा था, मात्र बुद्ध वचन के लिए। इयम पालियम, यह पाली में है, इस तरह से इयम अट्ठ कथा आगतम, यानी उसको भेद करने के लिए सबसे पहले पाली को बुद्ध वचन के रूप में प्रयुक्त किया गया। लेकिन धीरे धीरे वही जो मागधी है जब विस्तार होता गया मागधी का, फिर धीरे धीरे उसका नाम 1000 साल के बाद जो श्रीलंका में नाम मिलते हैं वो उसमें पाली में ही लिखे गए। और अभी भी एक परंपरा है कि सुत्त निपात पाली, अगर बाद में उसका नाम लिखा रहता है संयुक्त निकाय पाली, इसका मतलब वो बुद्ध वचन जानना चाहिए। ग्रंथ के नामकरण में भी अगर पाली शब्द का नामकरण दिया गया है तो ऐसा माना जाता है कि वो बुद्ध वचन ही है। अब होता क्या है कि उसको ऐसा कहना कि बिल्कुल भाषा नहीं थी और पूरा परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन उसमें 4 प्रदेशों का सम्मिश्रण मिलता है हमको। मगध का सम्मिश्रण मिलता है, कौशल का सम्मिश्रण मिलता है, आपका उज्जैनी का सम्मिश्रण मिलता है, फिर उसके बाद कलिंग का सम्मिश्रण मिलता है। और जब इसकी उत्पत्ति के बारे में विचार करते हैं तो उसमें विचार इसलिए किया जाता है कि एक हम लोग चूंकि प्राकृत में तो अलग अलग का नामकरण कर दिए, अमुक जैसे सौरसैनी मथुरा देश है, ये महाराष्ट्र है, पाली में तो एक ही नामकरण है। तब जब विद्वानों ने विचार किया है तो उसमें आधार बनाए हैं कि पहला आधार क्या हुआ, बुद्ध का जो कौशल प्रदेश है, लुम्बिनी, कपिलवस्तु आदि है, उसमें तो उनका जन्म हुआ है। फिर मगध में बुद्ध गया जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ है। इन दोनों में बनारस कवर हो जाता है। लेकिन एक प्रश्न ये उपस्थित होता है कि बुद्ध वचन श्रीलंका से प्राप्त होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत से पूरी तरह से लगभग 1500 साल तक पाली और बुद्ध वचनों का लोप रहा है। 5वीं शताब्दी तक जब अट्ठ कथाएं लिखी गई हैं, उसके बाद में 18वीं 19वीं शताब्दी तक ना पाली का कोई नाम यहाँ जानता था और ना पाली नाम के कोई ग्रंथ थे यहाँ पर। तो इस बीच की यात्रा में एक कथा है कि त्रिपिटक गए कैसे श्रीलंका। आप ये तो मान हमको जो प्राप्त हो रहे हैं 1500 साल बाद, वो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? श्रीलंका के माध्यम से। तो श्रीलंका गए कैसे? तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने एक संगठित प्रयास किया था, ऐसा प्राकृत में नहीं हुआ। एक प्रश्न उपस्थित होता है कि पाली पूरा एशिया खंड की भाषा हो गई और प्राकृत सीमित रही, खाली भारत के भूखंड में रही। तो ऐसा संगठित प्रयास अशोक के माध्यम से किया गया और 7 भिक्षु संघ अलग अलग प्रदेशों में भेजे गए, जिसके कारण से पाली का प्रचार और प्रसार हुआ। मुख्य रूप से जो श्रीलंका में आज प्राप्त होती है वो किसके द्वारा गया? महेंद्र और संघमित्रा के द्वारा, जो अशोक के पुत्र और पुत्री थे। अब इनका पालन पोषण कहाँ हुआ था? उज्जैनी में हुआ था। इसलिए उज्जैनी की भाषा को भी उसमें मिश्रण माना जाता है। इस तरह से एक पूरी एक संगठित होकर के, लेकिन बुद्ध वचनों की संवाहिका है। एक और विशेषता क्या है बौद्ध वचनों की, कि जो महायान के ग्रंथ गए हुए हैं, महायान के ग्रंथ क्या हुआ है? साउथ उत्तर वाले एरिया में गए हैं, यानी नेपाल, चीन, इस तरह के तिब्बत, यानी उत्तर वाले में, और दक्षिण वाले इलाके में जो गए हैं वो पाली के ग्रंथ गए हैं। तो इसमें दोनों में विशेषता क्या है कि पाली के गाथाओं को उसी रूप में याद किया गया है, यानी ट्रांसलेशन नहीं किया गया है, वल्ली लिप्यांतरण किया गया है। श्रीलंका में अगर पाली प्राप्त होती है तो वो सिंगली लिपि में प्राप्त होती है, बर्मा में प्राप्त होती है वो बर्मीज लिपि में होती है, और इसमें थाईलैंड में
उनकी अपनी लिपि में होती है, लेकिन कहीं भी बर्मी से 4-5 देशों में उनके मूल ग्रंथ सुरक्षित हैं। सबकी लिपि मात्र में अंतर है, कहीं भी उन्होंने बुद्ध वचनों को ट्रांसलेट नहीं किया है, जबकि महायान में जो हुआ है वो ट्रांसलेशन हुआ है। एक ये विशेषता है। इसलिए बुद्ध वचन के रूप में अब आपने जब स्वीकार कर लिया कि बुद्ध ने पाली में उन्होंने अपना व्याख्यान दिया, क्योंकि ये जो पंक्ति है ना कि सामागधी मूल भाषा नराय आदि कपिका, और उसमें अंत में बुद्ध ने भी इसमें भाषण किया था। उसमें एक पंक्ति है अंत में कि बुद्ध ने भी इसमें भाषण किया था, और वही बुद्धवाणी के रूप में गाथाएं। अब इसकी एक प्राचीनता की अगर आप बात करें तो इसकी प्राचीनता इसलिए भी होती है कि बुद्ध के परिनिर्वाण के तुरंत बाद ही, यानी 3 महीने बाद ही उनके वचनों का संग्रह कर लिया गया था सुत्त पिटक विनय पिटक के रूप में। अब यह एक बात बनती है ना कि अच्छा, एक तो ये हो गया कि सुत्त पिटक और विनय पिटक का संगायन 3 महीने बाद कर लिया गया था। दूसरी परंपरा क्या है कि बुद्ध के समय भी भिक्षुओं को संबोधित किया जाता था कि अमुक व्यक्ति सुत्तधर है, अमुक व्यक्ति विनयधर है। तो इस तरह से उनको सम्मान भी दिया जाता था। जैसे क्लास में कोई मॉनिटर है, कोई गणित में तेज है, कोई दूसरे विषय में व्याकरण में तेज है, तो उस तरह से भिक्षुओं की पहचान भी वहाँ पर होती थी। फिर दूसरा एक विभाजन है सुत्त गे व्याकरण गाथा उदार इति उत्तक, यानी बुद्ध वचनों का विभाजन उस समय इस रूप में भी कर लिया गया था। तो इस तरह से प्रामाणिकता में संदेह नहीं है, लेकिन जहाँ तक लैंग्वेज है, जिस तरह से मान लीजिए हम बुंदेलखंड में पैदा हुए, फिर शिक्षा हमारी बनारस में हुई, फिर लखनऊ में रहे, फिर दिल्ली आए, तो भाषा में मिश्रण होता रहता है। ना तो वो प्योरिटी हमारी कहेंगे कि हम प्योर बुंदेलखंडी हैं, ना ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं मूल रूप जो स्वरूप होता है वो टोन होता है। जैसे सुदीप जी का टोन है, तेज टोन होगा। हम लोगों का जो टोन है, दिल्ली वाले बच्चे जो हैं उनको धीरे से बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं इस तरह का स्वरूप, उसका मूल स्वरूप बचा रह जाता है। तो एक तो ये परंपरा है। अब एक प्रश्न उपस्थित होता है कि मागधी प्राकृत को हम लोग पाली के साथ में माने कि न माने। तो इसमें 3 कारण ऐसे दिए हैं विद्वानों ने, जिसके कारण से इसको यथा रूप में मागधी प्राकृत नहीं मानते हैं। पहला कारण क्या है कि इसमें तो दंत सा होता है मात्र पाली में, और जो मागधी प्राकृत है उसमें दंत सा ही नहीं होता है, दूसरे सा है, तालब सा है, और ये अपवाद के रूप में मूर्धन्य सा भी मिल रहा है। तो एक तो बात ये है, और दूसरी एक बात ये है कि मागधी को हमारे प्राकृत के विद्वान भी और पाली के विद्वान भी प्राचीन मानते हैं। तो सबसे प्राचीन अगर हम लोगों के पास अभिलेख है तो वो है शिलालेख। तो इन शिलालेखों में मागधी का प्रभाव बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। तो यह एक परंपरा है मागधी और इसकी। अब हम इस पर आ जाएं कि हमारा प्राकृत की दृष्टि से मागधी की अगर बात करते हैं, तो हमने जो अभी अध्ययन किया है 2 ग्रंथों का, मुझे भी आप छात्र ही मानिए हैं, जब सुधीर जी का आदेश हुआ कि मागधी के साथ में इसकी तुलना करनी है, तो हमारे सामने 2 ही तो मुख्य ग्रंथ हैं इतिहास के, एक है नेमीचंद जी का और दूसरा है जगदीश चंद्र शास्त्री जी का। तो इन दोनों ग्रंथों में हमको जो प्राप्त होता है उसमें ऐसा प्राप्त होता है कि पहला जो व्याकरण है वो चंड का है, इसके पहले एक व्याकरण लिखा गया था, और दूसरे नंबर में वर्णवती का प्राकृत प्रकाश है। और इस प्राकृत प्रकाश के 11वें अध्याय में जैसा कि इसका विस्तार किया गया है, लेकिन इसके पहले भरत ने इसका बहुत बढ़िया विस्तार से उल्लेख किया है, जिसको मैंने यहाँ पर संकेत में उपस्थित करने का प्रयास किया है। तो एक बात तो मैंने रखी थी मागधी शब्द का प्रयोग और पाली और मागधी का अंतर विरोध, यानी मुख्य विरोध जो है 2-3, जिसके कारण से पाश्चात्य विद्वानों ने, अगर आप चाहते हैं तो पाश्चात्य विद्वानों के मैंने सब मत रखे हैं कि किस तरह से पाश्चात्य विद्वानों ने किस किस कारण से इसको अलग रखा है और किस किस कारण से। एक तो पहली परंपरा ये है कि भरत ने जो प्राकृत का व्याकरण लिखा है या संकेत दिए हैं, उसमें मागधी के अच्छे खासे संकेत हैं। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उन्होंने
मागधी भाषा कौन बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होती है, इस पर भी यहाँ पर विस्तार से प्रकट होता है। और हम ऐसा पाते हैं कि जो संस्कृत के नाटक हैं, और एक विद्वान ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि वृक्ष कटिकम को प्राकृत पढ़ाने के लिए ही लिखा गया था। यानी मूल उद्देश्य, मतलब एक तो कथा तो चलती ही चलती है, लेकिन प्राकृत के व्याकरणों को या प्राकृत के क्या कहते हैं उसके प्रयोगों को समझाने के लिए भी उसका उद्देश्य था। और इसमें सर्वाधिक जो है हमको मागधी के प्रयोग देखने को मिलते हैं। अब इसमें बहुत सारी परंपराएं हैं कि किस तरह से इसमें भी प्रयोग किए गए हैं कि पात्र के आधार पर कौन सा पात्र क्या बोलेगा। तो मागधी के लिए विशेष करके इन्होंने थोड़ा सा मतलब एक ऐसा भी किया है कि जिसको क्या कहते हैं कि हम लोग कह देते हैं ना, अनपढ़ कह देते हैं या इस तरह से बात अशिक्षित कह देते हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए विशेष करके इनका वो प्रयोग किया गया है। और इसमें यहाँ तक कह दिया गया है कि नाटक में भाषा का प्रयोग निरूपण करते हुए उत्तम पात्र संस्कृत का व्यवहार करें, ऐश्वर्य प्रमत्र और जो दरिद्र हैं वो प्राकृत का प्रयोग करें, यानी ज्ञान की दृष्टि से। फिर इसके बाद में आपने देखा होगा श्रमण, तपस्वी, भिक्षु, स्त्री, बालक, मत शब्द का प्रयोग, यानी जो भाषा का ज्ञान नहीं रखता है। मत का अर्थ क्या होता है? जिसको बोध नहीं है। तो जिसको भाषा का बोध नहीं है उसके लिए भी इसके प्रयोग करने के लिए बात की गई है। इस तरह से मागधी का, और स्वाभाविक है इससे एक बात उसका पक्ष भी बनता है। उस समय भले शिष्ट जन के लिए वो प्रयोग में नहीं आती है, लेकिन आज इसका एक पक्ष ये बन रहा है कि वो वास्तव में जन भाषा थी। इस बात से बिल्कुल पुष्टि होती है, क्योंकि इन्होंने जो शिष्ट जन, जैसे आज हम कहते हैं कि अंग्रेजी लोग अभिजात वर्ग के लोग पढ़ेंगे और बाकी नॉर्मल भाषा में, तो इस तरह से ऐसा एक प्रयोग हमको पता चलता है। इसमें सबका नाम दिया है कि कैसे। अच्छा, दूसरा इसमें एक मैंने जो समझ में आया है कि इसको सौर सैनी से का ही अंतर्गत माना है, क्योंकि इसमें भी देखिए कि मूल कुछ थोड़े से 5-10 वैशिष्ट बता दिए गए। वैशिष्ट अभी आपके लिए बताएंगे, मैंने तो जो नोट किए हैं वो एक किए हैं, कहीं तो बताया नहीं तो फिर आपका समय नहीं। तो इन्होंने जो हमारे भाषा वैज्ञानिक हैं, वो भाषा वैज्ञानिक लोग तो इस तरह से वैशिष्ट दिखते हैं कि जैसे या का प्रयोग या के रूप में कर दिया गया है, जैसे जानाति को यानदी, फिर या अपरिवर्तित भी रहता है, यादी यादी। रा का प्रयोग ला के अर्थ में है, धीवर है जैसे शब्द तो उसको धीवले शब्द है, और जो अकारांत उकारांत की जगह एकारांत है इसमें। फिर ये इसी तरह से सा का प्रयोग हो गया था, जिसमें आपका 2 सा मतलब आपका दंत सा और मूर्धन्य सा का प्रयोग वर्जित है। तालब्य सा का ही प्रयोग है, लेकिन कहीं कहीं मेरे ख्याल से मूर्धन्य शब्द को भी अपवाद के रूप में, जैसे शरण शब्द है वहां पर इसका प्रयोग मिलता है, वहां पर अपरिवर्तित रखा गया है। फिर संयुक्त व्यंजन के रूप में छा का प्रयोग इसके रूप में, जैसे राक्षस शब्द को लस्कसे, दक्षा का दसके, छा का स्व, गच्छ का गस्व, प्रच्छति का प्रस्वदी, डबल टा या इष्ठा का इष्ट, भट्टारिका का भट्टालिका। ये भाषा वैज्ञानिकों ने उदाहरण दिए है, वो पुस्तक कर रहा हूँ, मेरा शोध प्रबंध नहीं है इसमें कोई काम। जो हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने मागधी के लिए स्पेशलाइज किए हैं कि उन्होंने इस रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि जब आप मूल ग्रंथ पढ़ोगे तो वो प्रामाणिक ज़्यादा होगा। कोष्टागारम का कोष्टागालम इष्ट है, द्या जम ये का डबल या है, मध्यम का मय्यम, दुर्जना का दुयणे, कार्य का कయ్యే एकारांत है, ये बात ध्यान रखिएगा। न्या है, न्या है, इसका ज्ञा है, इंजा है। जैसे अभिमन्यु को अहिमन्यु, पुण्यवान को पुण्यवंते, अवज्ञा का अवज्ञा, अंजलि का अंजलि। फिर स्था और इष्ट का स्था प्रयोग मिलता है, उपस्थिता का उपस्थिते, सार्थवाह का शस्त्रवाहे,
और इसी तरह से ये दंत सा का प्रयोग है कष्टम, कष्टम में निष्फलम विस्मयः। शब्द रूपों में आप देखिए कि आ उपसर्ग और सी इसके स्थान पर ए यहाँ पर प्रयोग होगा। तो जैसे ए से, बे से, कुल से, इंगस की जगह आह विकल्प से सोनितस्य कुंभा, सोनिदाह कुंभे, अम आह इसकी जगह पर आह आहम होता है, आम की जगह पर कर्मणाम कम्माहम, युष्माकम तुम्माहम। और आदेश विशेष करके जो इसके अलग ढंग के दिखाई देते हैं, अहम की जगह हके, हगे, अहके, अहम भड़ामी की हके भड़ामी, तिष्ट की जगह चिष्ट। अब ये सब प्रयोग आपको वृक्ष कटिकम में भी प्राप्त हो सकते हैं और यदा आप मतलब जो आपके हमके जो शिलालेख जो प्राप्त होते हैं उस उनमें भी प्राप्त होते हैं। तो शिलालेखों को समझने के लिए भी आपको मागधी प्राकृत पढ़ना जरूरी है। श्रृगाल का सियाल, सियालक, श्रृगाल, सियाले, आगच्छति, आगच्छति, युक्ता की जगह दाजिस और शनि की विशेषता है। हृदय का हड़क, हृदय आदरु मम, हड़क के आदले मम। कृत प्रत्यय की जगह दाणी का प्रयोग हुआ है। सोड़वागता साहिदाणी, कृत्वागतः करिदाणी आयड़े, इप्ता का सु और दू हो जाता, हसिता का हसितु, हस दे। कृता इक्ता का डा हो, इक्ता प्रत्यय का डा हुआ है। कृता का कड़े, व्रता का मडे, गता का गढ़े। इस तरह से शेष बता दिया गया है कि स्वर श्रेणी के समान है। ये मैंने थोड़ा सा इस रूप में संकलित किया है और मुझे तो आपने 20 मिनट का समय दिया था, लेकिन उसके बाद भी अगर आप जिज्ञासा प्रकट करेंगे तो ये तो एक मैंने ये हुआ आपका भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रस्तुतिकरण किया था। लेकिन आप अगर आचार्यों के मत के बारे में जाने तो ये भी एक अच्छा वो है कि लोगों ने किस तरह से इनके इस ग्रंथों के बारे में अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। इसको भी मैंने थोड़ा सा उपस्थित करने का प्रयास किया है। अरे सॉरी, मैं दूसरा वो ले लेता हूँ। एक पक्ष होता है कि अध्यापन करने से विषय थोड़ा स्पष्ट होता है। तो आप लोगों को मैं प्रेरणा देता हूँ कि इस तरह की जब 10 दिन का आप पाठ्यक्रम करके जाते हैं तो आप प्राकृत का अध्यापन भी करिए, तभी आपको इनमें कई अध्यापक ही हैं, प्राकृत के अध्यापक भी हैं। मैं जान रहा हूँ कि सीनियर लोग हैं, लेकिन हमको इस समय जरूरत है कि इस प्राकृत के अध्यापकों की हम लोगों की वृद्धि हो। अब जैसा कि इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि अशोक के शिलालेखों में मागधी के सर्वाजीव उपलब्ध होते हैं। एक बात तो ये हुई। दूसरा जो मैंने बताया आपको कि शूद्रक वृक्ष कटिकम में जैसे संवाहक, सकार का दास, स्थावारक, बसंत सेना का नौकर, कुंभीलक, चारुदत्त का नौकर, वर्धमानक, ये सब ये लोग प्राकृत में ही मागधी प्राकृत में ही बोलते हैं। इसी तरह से अपने प्राकृत साहित्य के इतिहास में प्राकृत मागधी का प्रयोग के संदर्भ में बहुत सारी सूचनाएं दी हैं। इसलिए मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ कि वो दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग हो रहा है। तो अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में दोनों प्रहरी और धीवर, शकुंतला का छोटा पुत्र सर्वदमन, इसी मागधी को माना गया है। इसी तरह से मुद्रा राक्षस में जैन साधु, दूत तथा चांडाल के वेश में अपना पाठ खेलने वाले सिद्धार्थाक्ष, ये भी मागधी में ही प्रयोग करते हैं। बैणी संहार में राक्षस और उसकी स्त्री इसी मागधी का प्रयोग करते हैं। पिसल के कथनानुसार सोमदेव का ललित विग्रह राज नाटक, मुझे लगता है ये छपा है कि नहीं है, ये आप बताएंगे। इन्होंने इसका उल्लेख किया है कि एक ललित विग्रह राज नाटक में जो मागधी प्रयुक्त की गई है
वह वैयाकरणों के नियमों के साथ सर्वाधिक प्राप्त होती है, जबकि ये अभी हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी तरह से और भी बहुत सारे नाटकों के उल्लेख किए हैं, कहीं ना कहीं उसकी पांडुलिपियां हैं, तो इसको ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी विशेषता है कि इन सभी वैयाकरणों ने प्रकृति सौर सेनी ही मानी है। मागधी की जो प्रकृति है वो सौर सेनी ही मानी है, इसलिए मार्कंडेय ने भी बाद में मागधी सौर सेनी कहा। जबकि आपने देखा होगा कि जैसे वो हेमचंद वाले में क्या कहते हैं कि बाद में कह देते हैं कि महाराष्ट्री वत, शेषम महाराष्ट्री वत कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि जो शेष है वो प्राकृत के इसके सौर सेनी के समान। इसका मतलब यहाँ पर बोलिए आप। नेमिचंद जी शास्त्री ने इस पर थोड़ा विवेचन किया है, बड़ा अच्छा विवेचन किया है कि एक स्थान पर हमको ऐसा पता चल रहा है कि मूल जो प्राकृत है वो महाराष्ट्री है, या जिस साहित्य या काव्य की जिसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड प्राकृत के नाम पर नाम दे दिया है, उसको हम लोग महाराष्ट्री के रूप में मानते हैं। लेकिन नेमिचंद जी शास्त्री का ये मत है कि हमको सौर सेनी को ही स्टैंडर्ड प्राकृत मानना चाहिए, और यही सब उन्होंने बहुत सारे तर्क भी दिए हैं कि इन सब कारणों से। और दूसरी एक जो धारणा हम लोगों के मन में है कि पद्य की भाषा महाराष्ट्री है, गद्य की भाषा सौर सेनी है, इसका भी इन्होंने खंडन किया है। जो आप एक इंग्लिश के माध्यम से भी पढ़ना चाहते हैं तो पिशल का प्राकृत व्याकरण और उसका हिंदी अनुवाद भी हो गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण है। वो भी उनका देखिए विशेष उनका विचार क्या है। पिशल का कथन है कि मागधी एक भाषा नहीं थी, बल्कि इसकी बोलियां भिन्न भिन्न स्थानों में प्रचलित थी। इसीलिए उन्होंने देखा है कि जो एक कोई व्याकरण में जो विविधता पाई जाती है, जैसे छा के स्थान पर हक, कहीं इसका, कहीं अर्थ, इस तरह से विविधता का आधार आज भी आप देखेंगे कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। इसलिए उन्होंने एक मागधी को इन सब बोलियों का मिश्रण माना। जैसे आप कह सकते हैं कि खड़ी बोली है, आज हिंदी खड़ी बोली है, और छोटी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन सबका एक स्टैंडर्ड रूप है, ऐसा भी इन्होंने माना है। इसलिए मागधी में वो बोलियां सम्मिलित करनी चाहिए जिनमें, अब इसमें उसका भी एक सीमा बनाई है। किसने ये सीमा बनाई है? पिशल साहब ने, कि जिसमें जा के स्थान पर या रा के स्थान पर ला, और दंत सा के स्थान पर ये दूसरे ताला बिसा लिखा जाता है। जिनके आ अंत वाले संज्ञा शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए होता है। ये 3-4 विशेषताएं उन्होंने बताई हैं कि इस तरह की विशेषताएं अगर किसी बोली में प्राप्त होती हैं तो उसके मागधी का ही उपरूप मानना चाहिए। इसके अलावा साकारी, चांडाली और सावरी नाम की जो भाषाएं हैं, तो जैसे भरत के नाट्य शास्त्र में विभाषा के अंतर्गत साकारी, आभीरी, चांडाली, शावीरी, द्राविड़ी, औद्रई, बनोकसी, इन उपबोलियों का उल्लेख मिलता है। तो नाट्य शास्त्र में सवर, शक और उसी प्रकृति के अन्य लोगों के लिए साकारी का व्यवहार उपयुक्त बताया गया है। अब ये नाटक की जो उपयुक्तता है, यानी जैसे आज भी आप देखिए कि जब कोई फिल्म का निर्माण किया जाता है तो पात्रों के वेशभूषा सब कुछ चयन उसका एक निर्णय किया जाता है, तो ये लोग भी एक चयन करते हैं। इसी तरह से विश्वनाथ के साहित्य दर्पण में भी यही मान्यता स्वीकार की गई है। फिर पुरुषोत्तम ने भी जो प्राकृत का अनुशासन लिखा है उसमें भी शाकारी, चंडाली, शाबरी और टक देशी के नियम अनुप्राणित किए हैं और उसको इसी से संबंधित जोड़ा है। इसी तरह से मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व में 13वें पाद में लगातार 16वें पाद तक साकारी, चंडाली, शबरी, औढ़ी और आभीरी नामक विभाषाओं का विवेचन किया है। ये सब मागधी की विभाषाओं के अंतर्गत इनको परिगणित किया है। साकारी को मागधी से उत्पन्न बताते हुए उन्होंने शकार और द्वारा बोली जाने वाली बोली को ही कहा है। इसी तरह से एक सकार एक राजा भी था,
और राजा की अविवाहित पत्नी का भाई राजा का साला ऐश्वर्य से संपन्न, मद युक्त, मूर्ख, अभिमानी और दुष्कुलीन था। उसके नाम पर भी लोग कहते हैं कि उसकी भाषा का यह नामकरण हुआ है। राम शर्मा तर्कवागीश ने भी प्राकृत कल्पतरु में साकारी, चांडाली, शाबरी, आभिरी और टक्की का विवेचन किया है। इसमें साकारी को उन्होंने ग्राम, निरर्थक, क्रम विरुद्ध, न्याय आगम आदि से विहीन, उपमान रहित और पुनरुक्तियों से पूर्ण कहा है। इसमें आप कोई वो मत मानिए, नेचुरल है, इसकी वो नहीं मानना चाहिए कि अपमान है, उसकी वास्तविकता है। लेखक ने ओड्री और द्रावणी के साथ साकारी को भी अभ्रंश के अंतर्भूत स्वीकार किया है, लेकिन जब इसका नाटकों में प्रयोग किया जाता है तो इन्होंने अभ्रंश नहीं माना है। यद्यपि अभ्रंश से संबंध जोड़ा है, लेकिन नाटकों में जब इसके प्रयोग होते हैं तो इसको अभ्रंश नहीं माना है। शूद्रक के मृक्षकटिक में प्राकृतों की विविधता पाई जाती है। यहाँ इसी तरह से जो विविधता का जो संदर्भ है वो इसी मागधी प्राकृत से ही संबंध उन्होंने जोड़े हैं। तो इस तरह के मागधी के बारे में विचार बहुत किया गया है और सर्वाधिक विचार जो मैंने देखा है कि भरतनाट्यम से ही उल्लेख हमको प्राप्त होता है। यही मैंने अभी संक्षेप में एक बहुत दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आप जिस शैली में पढ़ रहे हैं, ये परिचयात्मक जो आपने बताया, उसमें एक बड़ी बात आपने कही जो हमें सबको ध्यान रखना चाहिए, आगे बताएंगे भी आपको। मागधी प्राकृत एक ऐसी प्राकृत थी जिसकी सबसे ज्यादा बोलियां, उपबोलियां या उपभाषाएं बनी। क्यों? क्योंकि ईसा पूर्व काल में सशक्त जो महापुरुष हुए, जिन्होंने युग की धारा को बदला और जिन्होंने राष्ट्र का नेतृत्व किया, वो सारे के सारे मगध से थे, जिसे आज हम बिहार प्रांत कहते हैं। झारखंड भी उसमें पहले मिला हुआ था। चाहे बुद्ध हो या महावीर, उनकी भी जन्मभूमि और कर्मभूमि बिहार भूमि वो थी। और उनके साथ साथ जो मौर्य वंश के सम्राट थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य और अशोक मौर्य, संप्रति मौर्य, ये सारे जो देश के 72 भारतवर्ष के एक छत्र सम्राट हुए, वो वहां के हुए। उनके कालों में एक और जहां बुद्ध और महावीर के उपदेशों के माध्यम से इन भाषाओं का विकास हुआ, वो एक बड़े विद्वान महापुरुषों के रूप में थे। जिस क्षेत्र में जाते उस क्षेत्र के लोग उनकी भाषा को समझ सकते थे। हम लोग तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि के रूप में कहते हैं, वहां वो बुद्ध को बुद्धि उतनी समझदारी से बोलते थे, जहां के लोग हैं उनकी भाषा में बोलना शुरू कर दिया। वो मूल रूप में वही थी, मागधी। लेकिन जैसे आज हम लोग हिंदी बोलते हैं, बीच बीच में मारवाड़ी का भी आ जाता है, हरियाणवी का भी आ जाता है, तो ये भिन्न होते हुए भी इतने भिन्न नहीं है कि जिनको हम बिल्कुल ही अलग कह सकें। इन्हीं में एक नाम आपने सुना होगा, ओड्र, ओड्री। ये असल में ओड्र मागधी, इस पर मैंने एक बड़ा आर्टिकल काफी पहले लिखा था। जो उड़ीसा की आज की भाषा है, उड़िया जिसे कहते हैं, वो थी एक्चुअली ओड्र मागधी। बिहार के इधर की मागधी अलग थी। बंगाल की जो आज बंगाली हो गई, उसके साथ जो कोस्टल आपका आंध्रा लगता है, वहां तक की भाषाएं इस मागधी से प्रभावित थी। इस कारण से ये मागधी की कई विभाषाएं बन गई, बहुत सारे प्रारूप बन गए। और उसका सबसे बड़ा कारण एक और बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों का होना और दूसरे मौर्यवंशी सम्राटों का होना। एक और राज्याश्रय था और दूसरी ओर धर्माश्रय था। इतने बड़े महापुरुषों का आश्रय मिला, इसलिए वहां की हर भाषा और उनका साहित्य वह फल फूल गया। और फल फूल जाने से मागधी प्राकृत की इतनी सारी ब्रांचें दिख गई, इतना अध्ययन उन पर हो गया। क्योंकि बुद्ध के वचनों के अनुयायी वो विदेशी लोग बहुत हैं, जो नॉर्थ ईस्ट एशिया के लोग हैं,
वो बहुत उसको मानते हैं, उन लोगों ने उस पर अरबों डॉलर खर्च किए बुद्ध वचनों पर, उनमें प्राप्त भाषाओं पर, उनकी टीकाओं पर। इस कारण से इन पर बहुत व्यापक काम हो गया और आज इनको हमने भाषिक रूप में परिभाषित किया है, समझा है, जाना है और इस पर अध्ययन अध्यापन चल रहा। हमने इसको मूल रूप में एक ही नाम दिया, क्योंकि जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं उसमें इसका एक ही नाम है और उसका नाम है मागधी। ठीक है, जो लक्षण आपने बताए वो अभी हम लोग जब टी ब्रेक के बाद ये चैप्टर लेंगे तो उसमें आप विशेषज्ञ के रूप में बताने के लिए रहेंगे और रूटीन जैसा अपना चल रहा है उसी तरह सूत्र सा यहाँ चलाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि जो आपने विशेषज्ञ विद्वान से सुना उस विषय को उसके साथ ही पढ़ा जाए। भले ही हमारा अभी तीसरा परिच्छेद चल रहा था, हम सीधे 11वें परिच्छेद पे आ जाएंगे, क्योंकि हमें पढ़ना तो 12 के 12 है। जब पूरे पढ़ना है तो जो साथ के साथ पढ़ेंगे तो आपके जो व्याख्यान था उसका हम लाभ ले सकें, समझ सकेंगे। अन्यथा क्या होगा, ये व्याख्यान यूं ही रह जाएगा। अभी हम बताएंगे तो वो आप जोड़ेंगे कि हाँ सर ने यही बताया, सर यही बात कह रहे थे, तो वो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि अभी समय हो रहा है टी ब्रेक का, आप सभी लोग चाय पान करके आए और उसके तुरंत बाद सही 15 मिनट में यहाँ आइए। ये फिर मागधी प्राकृत का चैप्टर यहाँ चलेगा और उसमें विशेषज्ञ विद्वान के रूप में डॉक्टर प्रोफेसर विजय कुमार जी साहब हमारे बीच में रहेंगे।